गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव। सो आज हम बात करने वाले हैं होम्योटिक सेलेक्टर जीन की। लास्ट वीडियो लेसन के अंदर में सेगमेंट पोलैरिटी जीन के बारे में समझा कि कैसे सेगमेंट पोलैरिटी जीन हर एक सेगमेंट के अंदर पोलैरिटी प्रोवाइड करता है और सिग्नलिंग कैस्केड को इंड्यूस करता है। अब इतनी बातें तो क्लियर हो गई थी कि सेगमेंटेशन जीन है। सेगमेंटेशन जीन की वजह से सेगमेंट तक की कहानी हमारे फ्लाई एम्ब्रॉय के अंदर कंप्लीट हो गई थी। पर अब जो सेगमेंट बने हैं, हर एक सेगमेंट को उनकी आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करनी है। आइडेंटिटी का मतलब सिंपल सा है, क्योंकि आपको पता है कि क्लास इंसेक्टा से हमारा ड्रोसोफिला बिलोंग करता है। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्लास इंसेक्टा के हमारे जो मेंबर होते हैं उनकी बॉडी के अंदर हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, और उनके अंदर भी हमें छोटे छोटे सेगमेंट्स देखने को मिलता है। तो सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स की वजह से सेगमेंट तो बन गए हैं हमारे एम्ब्रॉय में, बट हर एक सेगमेंट को उनकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करने का काम होता है होम्योटिक सिलेक्टर जीन का। आप याद कैसे रखोगे? होम वर्ड से याद रखोगे। देखो, जैसे हमारा जो होम होता है, हमारा एड्रेस होता है। अगर हमें कोई भी पोस्टल एड्रेस देना होता है तो हम अपने होम का एड्रेस देते हैं। दैट इज आवर आइडेंटिफिकेशन कि हम लोग इस एरिया से बिलोंग करते हैं। ये एक तरीके से हमारी आइडेंटिटी है, राइट? तो उसी तरीके से होम्योटिक सिलेक्टर जीन हर एक सेगमेंट को उसकी आइडेंटिटी, उसका स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि उसे कौन सा सेगमेंट आगे बनाना है। उसे हेड बनाना है, थोरैक्स बनाना है या एब्डोमेन बनाना है। तो होम्योटिक सिलेक्टर जीन की कैटेगरी में हमारे पास बहुत सारे ऑफ कोर्स जीन है, जिनमें हमने दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया है। कि किस बेस पर हमने डिवाइड किया वो हम फर्दर स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बट हमारे पास अगर हम इन जनरल कहें कितने होम्योटिक सिलेक्टर जीन है, हमारे पास लेबियल, एंटीपोडिया, सेक्स कॉम्ब रिड्यूस, डिफॉर्म, प्रोबोसिपीडिया, अल्ट्राथोरैक्स, अल्ट्रा बायोथोरैक्स सॉरी, एब्डोमिनल ए और एब्डोमिनल बी, ये हमारे पास कुछ होम्योटिक सिलेक्टर जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ड्रोसोफिला है, आपको पता है ड्रोसोफिला हमारा ऑर्गेनिज्म, जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा उसका बॉडी कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो कि ये उसका हेड सेगमेंट है, दिस वन इज थोरैक्स रीजन, और ये पीछे जो आपको सेगमेंटेड सा रीजन दिख रहा है ना, ये इसका एब्डोमेन है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3 पेयर ऑफ लेग्स है ना? साथ में पेयर ऑफ विंग्स भी प्रेजेंट होता है, और इन पेयर ऑफ विंग्स के नीचे ही 1 पेयर ऑफ हॉल्टर प्रेजेंट होते हैं। हॉल्टर बेसिकली बैलेंसर का काम करता है। ठीक है, मैंने अभी क्या बात करी, हमने कहा हम एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी अगर देखें, अडल्ट ड्रोसोफिला की, तो उसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट हमारा है हेड, हेड के बाद हमारे पास होता है थोरैक्स, थोरैक्स के बाद जो पीछे वाला रीजन होता है उसे हम कहते हैं एब्डोमेन। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि होम्योटिक सिलेक्टर जीन का फंक्शनैलिटी समझने में हमें हेल्प करेगा। हेड के अंदर फर्दर कोई सेगमेंटेशन नहीं होती, पर अगर हम थोरैक्स रीजन की बात करें तो थोरैक्स रीजन के अंदर अगेन हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलेगी। इसको हम 3 सेगमेंट पे डिवाइड कर सकते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, राइट? जो सबसे पहला सेगमेंट होता है उसे प्रोथोरैक्स कहेंगे, थोरैक्स, फिर मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। अब जो प्रोथोरैक्स होता है उससे हमारे यहाँ पर 1 पेयर ऑफ लेग निकलती है, अ पेयर ऑफ लेग निकलेगी। आपको पता है ना, क्लास इंसेक्टा के मेंबर के अंदर 3 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो पहला पेयर किससे निकलेगा? प्रोथोरैक्स से निकलेगा, राइट? जैसे आप इस इमेज में भी देख पा रहे हो, ये हमारा थोरैक्स का सेगमेंट है, पहला सेगमेंट, जिसको हमने क्या बोल दिया? T1, दूसरे को हमने T2 बोला, तीसरे को हमने T3 बोला। तो T1 से हमारी सबसे पहली पेयर ऑफ लेग निकल रही है, दूसरे से हमारी सेकंड पेयर ऑफ लेग है, और ये हमारा T3 सेगमेंट है, इससे थर्ड पेयर ऑफ लेग निकल रही है, राइट? तो प्रोथोरैक्स से ए पेयर ऑफ लेग निकलेगी। मीजोथोरैक्स, जिसे हम T2 भी कहते हैं, इस T2 से हमारा एक पेयर ऑफ लेग भी निकलता है, साथ ही साथ हमारा 1 पेयर ऑफ विंग्स निकलता है। याद?
याद रखना इस बात को। मेटाथोरेक्स जिसे हम T3 कह रहे हैं, इस T3 से वन पेयर ऑफ लेग्स भी निकल रही है और एक पेयर ऑफ हॉल्टर्स निकलते हैं। हॉल्टर्स बोले तो बैलेंसर होते हैं, बेसिकली ये जो पेयर ऑफ विंग्स है ना, इनको बैलेंस करके रखिएगा, ठीक है। फिर लास्ट वाला सेगमेंट होता है एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर भी फर्दर आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। मोस्टली ये 8 to 10 सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन रीजन के अंदर, इट वेरीज, ठीक है। बट हम मान के चल रहे हैं कि 8 सेगमेंट तो एटलीस्ट हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि समटाइम जो हमारे इंसेक्टा के मेंबर होते हैं ना, उनके अंदर जो बाकी के 2 सेगमेंट है वो फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बाकी के जो एब्डोमेन वाले सेगमेंट है उसको हमने A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 से हमने डिनोट करके रखा है। इतनी मॉर्फोलॉजी क्लियर है? ओके जी। अब वापस आते हैं होम्योटिक सिलेक्टर जीन की कहानी पर। हमारे पास अडल्ट ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं होम्योटिक सिलेक्टर जीन, यानी कि किस सेगमेंट ने हेड बनाना है, किस सेगमेंट ने थोरेक्स बनाना है और किस सेगमेंट ने एब्डोमेन की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना है, वो डिसाइड करता है होम्योटिक सिलेक्टर जीन। होम्योटिक सिलेक्टर जीन ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम नंबर 3 पर लाई करते हैं। क्रोमोसोम नंबर 3 के ऊपर हमें इसके जीन्स मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हो, ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 3 है और इसमें इसकी होम्योटिक सिलेक्टर जीन 2 कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स जिसको हमने एंटीपोडिया कॉम्प्लेक्स कहा है, दूसरा कॉम्प्लेक्स जिसे हम बायथोरेक्स कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, ठीक है। एंटीपोडिया कॉम्प्लेक्स, एंटीना वर्ड से याद रखना। एंटीना कहाँ प्रेजेंट होता है? इंसेक्ट के हेड रीजन पर एंटीना प्रेजेंट होता है। यहाँ आप देख रहे हो ये एंटीना प्रेजेंट, ठीक है। एंटीना प्रेजेंट है हेड पर, तो ऑब्वियसली बात है एंटीना पोडिया कॉम्प्लेक्स इसके समहाउ हेड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। यानी कि जो प्रोटीन कोडिंग जीन एंटीपोडियल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होंगे वो हेड रीजन की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ऑल्दो एंटीपोडियल कॉम्प्लेक्स के प्रोटीन कोडिंग जीन्स हेड और थोरेक्स दोनों की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बायथोरेक्स कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 प्रोटीन कोडिंग जीन प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों के तीनों एब्डोमेन रीजन की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं मोस्टली, बट जो अल्ट्रा बायथोरेक्स है ये हमारे थोरैसिक का जो ये थर्ड सेगमेंट है ना, मेटाथोरेक्स, इसकी फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा। मैं वापस से समराइज कर रही हूँ जो बातें मैंने अभी कही। मैंने क्या कहा, एंटीपोडियल कॉम्प्लेक्स और बायथोरेक्स कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में क्रोमोसोम नंबर 3 के ऊपर ड्रोसोफिला के अंदर होम्योटिक सिलेक्टर जीन प्रेजेंट होते हैं। बट इन जीन का एक्टिवेशन टोटली डिपेंड करता है हमारे गैप जीन्स और पेयर रूल जीन्स के प्रोडक्ट पर, जो हमने पहली स्लाइड में भी देखा था। इस स्लाइड में हमने बात करी थी, गैप जीन्स हमने पढ़े, पेयर रूल जीन्स पढ़े, सेगमेंट पोलैरिटी जीन पढ़े। इनके प्रोडक्ट की ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि होम्योटिक सिलेक्टर जीन का एक्टिवेशन, उनका एक्सप्रेशन कब होगा, है ना। हमने इनकी पोजीशन देख ली, लोकेशन देख ली। ये क्रोमोसोम नंबर 3 के ऊपर प्रेजेंट होते हैं 2 कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में, 2 कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, सॉरी। जो एंटीपोडियल कॉम्प्लेक्स है वो हेड और थोरेक्स रीजन की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि एंटीपोडियल कॉम्प्लेक्स के जीन्स के एक्सप्रेशन के बाद जो पैरा सेगमेंट है उन्हें आइडेंटिटी मिलेगी कि वो आगे जाके हेड और थोरेक्स बनाए। बायथोरेक्स कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 जीन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें अल्ट्रा बायथोरेक्स हमारे थोरेक्स रीजन का थर्ड सेगमेंट बनाता है और बाकी ये एब्डोमेन रीजन की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। यानी इनके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या आइडेंटिटी देंगे, क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे? एब्डोमेन का फॉर्मेशन। अब इसी चीज को हम रिलेट करके चलते हैं म्यूटेशन के साथ में। अब हमने कहा एंटीपोडियल से हेड और थोरेक्स बनेगा, लेकिन थोरेक्स भी कहां तक? सिर्फ T2 सेगमेंट तक, क्योंकि T3 सेगमेंट तो अल्ट्रा बायथोरेक्स बना रहा है ना। अब मान लीजिए एंटीपोडियल कॉम्प्लेक्स के अंदर म्यूटेशन आ गई, तो आप ये समझ के चल सकते हो अगर इन जीन के एक्सप्रेशन में कोई डिफॉर्मिटी आई तो ऑब्वियसली बात है हेड और जो थोरेक्स हम बना रहे हैं इनसे, उनकी फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी आएगी, है ना। उस डिफॉर्मिटीज को, म्यूटेशन को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे इमेज के साथ अच्छे से। बट ऑफ कोर्स आपको याद रखना है, क्योंकि एंटीपोडियल कॉम्प्लेक्स हेड और थोरेक्स बना रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इनके अंदर डिफॉर्मिटी की वजह से हेड में और थोरेक्स में डिफॉर्मिटी आएगी।
वही बायोथोरेक्स कॉम्प्लेक्स के अगर जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ गई या मान लीजिए डिलीट ही हो गया हमारा बायोथोरेक्स कॉम्प्लेक्स, तो क्या होगा? तो आप ये देखोगे कि ये जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म है इसमें जो पोर्शन है ना पूरा एब्डोमेन वाला रीजन इंक्लूडिंग दिस T3 पोर्शन, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। इसलिए हम क्या देखते हैं कि जो होम्योटिक सिलेक्टर जीन है इनमें म्यूटेशन होने की वजह से हमें बिजार फिनोटाइप मिलता है। ये टर्म आप याद रखेंगे, बिजार फिनोटाइप। इस बिजार फिनोटाइप टर्म से भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से वो जीन है जिनके अंदर म्यूटेशन की वजह से बिजार फिनोटाइप वाले म्यूटेंट हमें मिलते हैं, है ना? किसकी वजह से? होम्योटिक सिलेक्टर जीन की वजह से। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को होम्योटिक म्यूटेंट कहा जाता है, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है, हम बिजार फिनोटाइप की बात कर ही रहे हैं, तो बिजार फिनोटाइप को समझने से पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सा जीन किस सेगमेंट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है? तो हमने कहा था कि दो कॉम्प्लेक्स है, एंटीपोडियल कॉम्प्लेक्स और बायोथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। एंटीपीडिया कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने इन जीन की बात करी जिसमें लेबियल और डी फॉर्म्ड जीन। अच्छा, इस इमेज को भी थोड़ा समझिए, यहां से समझिए। ये जीन है लेबियल जीन, दिस इज प्रोबोस्पीडिया जीन, डिफॉर्म्ड सेक्स क्रोम रिड्यूस जीन, एंटीपोडिया जीन, ठीक है, एंटीपीडिया जीन, राइट? सो हमारा जो लेबियल जीन है आप देख लो, ये हमारा एम्ब्रॉय है। इस एम्ब्रॉय के अंदर पैरा सेगमेंट बन चुके हैं। ये हमने सेगमेंटेशन जीन की कहानी में समझा था, 14 सेगमेंट्स बने हुए हैं ना। पहले सेगमेंट के अंदर लेबियल जीन का एक्सप्रेशन होगा, मतलब ये पहला जो सेगमेंट है ये अडल्ट का हेड बनाएगा, है ना? हमने पहले कहा था, राइट? अब दूसरा जो है, इस जीन को हम अभी के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम बात करते हैं डी फॉर्म की। डी फॉर्म इसी पहले सेगमेंट के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि लेबियल जीन और डी फॉर्म जीन से जो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोटीन बनेगा, वो हमारी हेड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो एक्सप्रेशन है वो सेगमेंट 1 के अंदर हो रहा है ना? और ये सेगमेंट 1 आगे जाके हेड बनाएगा, राइट? ओके। तीसरा जीन की बात करते हैं हम लोग, सेक्स क्रोम जीन की, सेक्स कॉम रिड्यूस जीन, सॉरी, सेक्स कॉम रिड्यूस जीन की। अब ये जो सेक्स कॉम रिड्यूस जीन है ये हमारे सेकंड और थर्ड सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है और इसका कुछ ग्रेडियंट फोर्थ सेगमेंट में भी होता है। अब इसका जो पोजीशन है ये क्या बनाएगा? ये आगे जाके थोरासिक सेगमेंट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीपीडिया जीन, क्योंकि एंटीपीडिया का ग्रेडियंट भी हमें सेगमेंट नंबर 4 और 5 के अंदर देखने को मिल रहा है। सो ये दोनों मिलकर थोरासिक सेगमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। लेबियल और हमारा जो डिफॉर्म्ड है ये दोनों बनाएगी हेड सेगमेंट। बचा हमारा पीबी जीन। ये पीबी जीन क्या करेगा? ऑल्दो इसका एक्सप्रेशन अडल्ट ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन अगर इसकी एब्सेंस ही हो जाती है, यानी कि इसका डिलीशन हो गया मान लीजिए, तो ये जो हमारा लेबियल जीन है ना, जिसकी वजह से लेबियल पाल्प बनने थे, जिसकी वजह से हेड सेगमेंट बनना था, अब वो हेड सेगमेंट के अंदर क्या हो जाएगा? डिफॉर्मिटी आ जाएगी। जिन लेबियल सॉकेट से लेबियल पाल्प को निकलना था, उन सॉकेट से हमारे क्या निकलेंगे? लेग्स निकलने लग जाएंगे। सोच सकते हो कितना वियर्ड ऑर्गेनिज्म होगा कि हेड के ऊपर लेग्स उगी हुई हैं, है ना? तो कुछ इस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब हम अल्ट्रा बायोथोरेक्स एब्डोमिनल ए और एब्डोमिनल बी की बात करते हैं। आप देख पा रहे हो कि अल्ट्रा बायोथोरेक्स का एक्सप्रेशन हमारा लास्ट वाले जो सेगमेंट्स है उनके अंदर हो रहा है। सिमिलरली एब्डोमिनल ए भी और एब्डोमिनल बी भी। ये क्या चीज शो कर रहा है कि जो ये बाकी के सेगमेंट है ना हमारे, यहां से 5th के बाद जो सेगमेंट्स है, इन सेगमेंट्स के अंदर 3 जीन का एक्सप्रेशन होगा, अल्ट्रा बायोथोरेक्स, एब्डोमिनल ए, एब्डोमिनल बी, जो इस चीज को इंश्योर करता है कि आगे जाके ये एब्डोमेन का फॉर्मेशन कराएंगे। तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। हमने क्या कहा? लेबियल जीन और डिफॉर्म्ड जीन स्पेसिफाई करेंगे हेड सेगमेंट की फॉर्मेशन को, यानी कि जो पैरा सेगमेंट हमें मिले थे, सेगमेंट पोलैरिटी जीन के बाद मिले थे, उसके अंदर होम्योटिक सिलेक्टर जीन के एक्सप्रेशन की वजह से क्या चीज इंश्योरिटी हो रही है कि अगर लेबियल और डिफॉर्म जीन का एक्सप्रेशन वहां पर हुआ तो वो हेड सेगमेंट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि उनका स्पेसिफिकेशन क्या हुआ? जैसे कि हमने बात करी थी, लेबियल और डिफॉर्म हमारे सेगमेंट नंबर, पैरा सेगमेंट नंबर 1 के अंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं, यानी कि जो पैरा सेगमेंट 1 है वो हेड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। उसका स्पेसिफिकेशन क्या है? हेड बनाना।
सिमिलरली हमने सेक्स कॉम्ब रिड्यूस की बात करी, एंटीपीडिया की बात करी, ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थोरासिक सेगमेंट की फॉर्मेशन में। और आपको याद रखना है जो एंटीपीडिया है ये T2 सेगमेंट बनाता है। T2 मतलब थोरासिक का सेकंड सेगमेंट, मीजोथोरेक्स, जो अभी मैंने बात करी आपको, ठीक है। 3 सेगमेंट होते हैं ना थोरासिक सेगमेंट के अंदर, T1, T2, T3, जिनको हम प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स कह रहे हैं। तो प्रोथोरेक्स के बाद मीजोथोरेक्स तक की फॉर्मेशन कौन कराएगा? एंटीपीडिया कराएगा। T3 की फॉर्मेशन में एंटीपीडिया पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। यही हमने पीबी की बात करी। पीबी अडल्ट के अंदर अपीयर होता है और इसका काम क्या है कि लेबियल अपना काम अच्छे से करे, उस चीज की इंश्योरिटी करता है पीबी, ठीक है। अब बायथोरेक्स कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं जिसमें हमने 3 जीन देखे, यूबीएक्स, एब्डोमिनल ए, एब्डोमिनल बी। अब एब्डोमिनल से तो याद करना बहुत इजी है कि एब्डोमिन की फॉर्मेशन कराएंगे। सो जिन सेगमेंट के अंदर ये हमारे एक्सप्रेस होंगे उन सेगमेंट को क्या आइडेंटिटी मिलेगी कि वो एब्डोमिनल सेगमेंट बनाए। अल्ट्राबायथोरेक्स का काम क्या है? ये थर्ड थोरासिक सेगमेंट जिसको हम T3 कह रहे हैं, जिसको हम मेटाथोरेक्स कह रहे हैं, जिससे आगे जाके हमारा 1 पेयर ऑफ लेग, साथ ही साथ इसके साथ हमारा अ पेयर ऑफ हॉल्टर बनने वाला है, उसका स्पेसिफिकेशन कौन करा रहा है? अल्ट्राबायथोरेक्स जीन करवा रहा है, ठीक है। ओके जी, अब इनके म्यूटेशन केस तो हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पहले कहा भैया बिजार फिनोटाइप बन रहे हैं, तो वो बिजार फिनोटाइप कैसे बन रहे हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक केस आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जो एंटीपोडिया है उसमें अगर म्यूटेशन हुआ तो हमें कौन सा बिजार फिनोटाइप वाला होम्योटिक म्यूटेंट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले म्यूटेंट समझना है तो नॉर्मल कंडीशन तो समझनी पड़ेगी, है ना। नॉर्मल कंडीशन के लिए मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया, एंटीपीडिया T2 की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। T2 मतलब थोरासिक सेगमेंट का सेकंड सेगमेंट, जिसे हम लोग मीसोथोरेक्स भी कह रहे हैं। इस मीसोथोरेक्स की फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा अगर अडल्ट हमारा नॉर्मल है ना। आप इस इमेज में देख भी रहे हो, ये जो कलर है आपको, ये कलर दिखा रहा है कि सेकंड पेयर ऑफ लेग्स किसकी वजह से बन रही है? एंटीपीडिया के एक्सप्रेशन की वजह से बन रही है ना। मीसोथोरेक्स है, मीसोथोरेक्स में क्या बनने वाला है? 1 पेयर ऑफ लेग बनेगी अगर नॉर्मली एंटीपीडिया एक्सप्रेस हो रहा है। साथ ही साथ इसी से 1 पेयर ऑफ विंग बनने चाहिए, ठीक है। विंग्स बनने चाहिए क्योंकि सेकेंड थोरासिक सेगमेंट से ही हमारे विंग्स बनते हैं, राइट। ये जो विंग्स आपको दिख रहे हैं ना, ये विंग्स हमारे किसकी वजह से बन रहे हैं? इसी से बन रहे हैं, ये इसी से ही तो निकल रहे हैं, है ना। ये तो थी हमारी नॉर्मल कंडीशन। अब क्या होता है, मान लीजिए इस एंटीपीडिया के अंदर हो गया म्यूटेशन, भैया म्यूटेशन हो गया, मान लीजिए ये डिलीट हो गया या ये एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जहां T2 बनना चाहिए था, जहां मीसोथोरेक्स बनना चाहिए था, वो तो नहीं बनेगा, नहीं बना। मान लीजिए जब ये नहीं बना तो क्या हुआ? ना तो मेरे पास 1 पेयर ऑफ लेग्स बनेगी, ना मेरे पास 1 पेयर ऑफ विंग्स बनेगी, क्योंकि ये इनकी फॉर्मेशन के लिए एंटीपीडिया का एक्सप्रेशन जरूरी था, है ना। तो एक तो चीज ये हो गई। दूसरा, मान लीजिए ये जो एंटीपीडिया जीन है हमने इसको उठा के कहीं यहां पर रख दिया, यानी कि उन सेगमेंट में रख दिया। मान लीजिए मेरे पैरा सेगमेंट 1 के अंदर अगर मैंने एंटीपीडिया का एक्सप्रेशन करा दिया तो क्या होगा? तो ये होगा कि जिन सॉकेट से मेरे एंटीना निकलने थे उन सॉकेट से मेरे 1 पेयर ऑफ लेग्स निकले, यानी कि इस 1 पेयर ऑफ लेग्स के लिए एंटीपीडिया रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर एंटीपीडिया में म्यूटेशन हुआ तो ये 1 पेयर ऑफ लेग नहीं बन पाएगी, और ये 1 पेयर ऑफ लेग अगर हम मान लीजिए हमें एंटीपीडिया का एक्सप्रेशन देखना है और कहीं और किसी सेगमेंट में हमने इसको इंड्यूस कर दिया तो ये अपना एक्सप्रेशन वहां दिखाएगा और वहां पर 1 पेयर ऑफ लेग्स बन जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक केस। सेकंड केस लेते हैं अल्ट्राबायथोरेक्स का, है ना। अल्ट्राबायथोरेक्स के अंदर हमने क्या चीज समझी थी? अल्ट्राबायथोरेक्स बायथोरेक्स कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला जीन है। अब ये किसकी फॉर्मेशन कराता है? कायदे से ये थोरासिक सेगमेंट, थर्ड थोरासिक सेगमेंट की फॉर्मेशन कराता है, यानी कि T3 की। इस T3 का नाम क्या है? इस T3 को हम लोग मेटाथोरेक्स कहते हैं। अब इस मेटाथोरेक्स से नॉर्मली क्या बनना चाहिए? इस मेटाथोरेक्स से नॉर्मली बनना चाहिए, अच्छा
ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, ये वन पेयर ऑफ विंग्स मत लिखना, क्योंकि वन पेयर ऑफ विंग्स तो तब भी बनेंगे जब एंटीपीडिया में म्यूटेशन हो गया। ठीक है, हमारा मेनली एंटीपीडिया कॉर्ड किसके लिए करता है, वन पेयर ऑफ लेग के लिए। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ी सी डिफॉर्मिटीज आएंगी इन विंग्स के फॉर्मेशन में, बट ऑफ कोर्स ये ज्यादा इसको अफेक्ट नहीं करेगा। मेनली जो अफेक्शन आएगा वो हमारा लेग्स के लिए आएगा। अल्ट्राथोरेक्स की हम बात करें, अल्ट्रा बायोथोरेक्स T3 सेगमेंट की फॉर्मेशन करा रहा है। मेटाथोरेक्स है, मेटाथोरेक्स से भैया क्या बनने थे, वन पेयर ऑफ ऑल्टर्स बनने थे। साथ ही साथ क्या बनना था, इसी से हमारा बनना था अ पेयर ऑफ लेग्स। हमने कहा था 3 पेयर ऑफ लेग होती हैं, तीनों की तीनों 3 सेगमेंट से निकल रही हैं, थोरेसिक सेगमेंट से। तो अब मान लीजिए इसी अल्ट्रा बायोथोरेक्स में हो गया म्यूटेशन। अब सोचिए, ये जो T2 सेगमेंट था, इस T2 सेगमेंट में कौन एक्सप्रेस हो रहा था, एंटीपीडिया एक्सप्रेस हो रहा था, है ना। अब इस एंटीपीडिया को मिल गई जगह, क्योंकि अल्ट्रा बायोथोरेक्स तो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, उसमें म्यूटेशन होगी। अब क्या होगा, इसका ग्रेडियंट यहाँ भी स्प्रेड हो जाएगा। जैसे ही इसका ग्रेडियंट यहाँ स्प्रेड हुआ, क्या होगा, विंग्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स बन जाएगा, है ना। और सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स के साथ साथ यहाँ पे वन पेयर ऑफ लेग्स भी बन जाएगी। तो हमें कैसा बिजार फिनोटाइप मिलेगा, एक ऐसा फिनोटाइप मिलेगा जिसमें 2 पेयर ऑफ विंग्स है, क्योंकि एंटीपीडिया किसके लिए कॉर्ड कर रहा था, सेकंड सेगमेंट से वन पेयर ऑफ विंग्स और वन पेयर ऑफ लेग बन रही थी ना। तो मान लीजिए इसका ग्रेडियंट यहाँ पे पहुंच गया, तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, हमारा एक पेयर ऑफ विंग्स और भी आ गया, और साथ ही साथ हमारा T2 सेगमेंट का जैसा फिनोटाइप हो गया T3 सेगमेंट के अंदर, यानी कि एक पेयर ऑफ लेग्स निकल गई, साथ साथ वन पेयर ऑफ विंग्स एक्स्ट्रा आ गए, है ना। तो ये हमारा होम्योटिक सिलेक्टर जीन में अगर म्यूटेशन हुआ तो हमें कुछ इस तरीके के फिनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। अब बात आती है कि होम्योटिक सिलेक्टर जीन के एक्सप्रेशन को कौन इनिशिएट करता है। और तो ये चीज हम पहली स्लाइड में ही देख चुके हैं, और इतने लेसन हमने कवर कर लिए कि हम ये चीज क्लियर हो गई है कि जो होम्योटिक सिलेक्टर जीन है, इनका इनिशिएशन, इनका एक्सप्रेशन का इनिशिएशन कौन करेगा, गैप जीन्स और पेयर रूल जीन्स करते हैं। अब याद कीजिए गैप जीन्स कौन से थे और पेयर रूल जीन्स कौन से थे, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए एक गैप जीन था हमारे पास, जिसका नाम अगर आपको याद हो तो उसको हम कहेंगे हंचबैक। हंचबैक के लिए हमने क्या पढ़ा था, अगर ये मेरा एग है तो हंचबैक का जो ग्रेडियंट है वो एंटीरियर हाफ में रहता है, और वो एंटीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। इसी गैप जीन के ग्रेडियंट पर डिपेंड करते हैं पेयर रूल जीन का एक्सप्रेशन, है ना। पेयर रूल जीन का एक्सप्रेशन, और पेयर रूल जीन के एक्सप्रेशन पर हमारा सेगमेंट पोलैरिटी जीन, तो उन्हीं के प्रोडक्ट से हमारा होम्योटिक सिलेक्टर जीन का एक्टिवेशन होता है। अब इसी हंचबैक की कहानी के ऊपर डिपेंड करता है होम्योटिक सिलेक्टर जीन का एक्सप्रेशन। अब देखिए हंचबैक का ग्रेडियंट कहाँ है, एंटीरियर हाफ में, है ना। एंटीरियर हाफ का मतलब वो सेगमेंट जो हेड और थोरैक्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे अगर उनमें होम्योटिक सिलेक्टर जीन का एक्टिवेशन हुआ तो। इसीलिए हम क्या देखते हैं, अगर हंचबैक का एक्सप्रेशन होता है, यानी इसका अप रेगुलेशन होता है, तो कौन से जीन एक्सप्रेस होने चाहिए अगर हमें हेड थोरैक्स बनाना है। तो सोचिए हेड थोरैक्स अगर हमें बनाना है तो ऑफ कोर्स हमें एंटीपीडिया जो कॉम्प्लेक्स है उसके जीन का एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। यानी हंचबैक का अप रेगुलेशन एक्टिवेशन कराता है एंटीपीडियल कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि एंटीपीडियल कॉम्प्लेक्स से ही हमारा एंटीरियर जो सेगमेंट है उनको उनका स्पेसिफिकेशन मिलेगा, और वो स्पेसिफिकेशन क्या है, हेड और थोरैक्स का फॉर्मेशन। वहीं इसका दूसरा केस समझिए कि अगर हंचबैक का ग्रेडियंट यहाँ है तो ऑब्वियस सी बात है इस सेगमेंट में, यानी कि इसके पोस्टीरियर सेगमेंट में हमारे जो होम्योटिक सिलेक्टर जीन है अल्ट्रा बायोथोरैक्स जो प्रेजेंट है, अल्ट्रा बायोथोरैक्स का एक्सप्रेशन ये होने देगा, नहीं होने देगा, उसको सप्रेस करने देगा, है ना। तो हंचबैक का अगर अप रेगुलेशन हो रहा है तो ये अल्ट्रा बायोथोरैक्स कॉम्प्लेक्स के एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है, वहीं एंटीपीडियल कॉम्प्लेक्स के एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है। एक बात तो हमारी ये हो गई। अगर दूसरा एग्जाम्पल समझे हम लोग पेयर रूल जीन्स का, तो पेयर रूल जीन्स आपको दो याद है, इवन स्किप्ड और फूशी टेराजो। ये इवन स्किप और फूशी टेराजो भी समहाउ होम्योटिक सिलेक्टर जीन के ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को एक समराइज करके यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है
तो देखिए, the initial domain of homeotic gene expression are influenced by the gap gene and parallel genes. For instance, the expression of abdominal A and abdominal gene जो है उनको रिप्रेस किया जाएगा। कौन रिप्रेस करेगा? हंचबैक करेगा और हमारा क्रूपल जीन। ये दोनों जीन हमारे क्या करेंगे? एब्डोमिनल ए और एब्डोमिनल बी के लिए बाउंड्री डिसाइड कर देते हैं। हंचबैक का तो केस समझ में आ ही गया, अभी क्रूपल की कहानी भी समझ लेते हैं। क्रूपल भी हमारा कहीं यहाँ मिड के अंदर एक्सप्रेस हो रहा था, है ना? तो ये क्रूपल जीन भी एक बाउंड्री डिसाइड करता है कि इसके आगे यानी कि इस रीजन में आपको नहीं आना है, एब्डोमिनल ए और एब्डोमिनल बी का एक्सप्रेशन वहां पर नहीं होने देगा, तभी तो इस एक्सिस के अंदर एंटीरियर पार्ट यानी कि हेड और थोरेक्स बनेगा, है ना? और एब्डोमिनल ए हमारा एब्डोमिन की फॉर्मेशन करेगा। सो ये किसको सप्रेस कर रहे हैं? एब्डोमिन ए और एब्डोमिन बी के एक्सप्रेशन को, राइट? अल्ट्रा बायोथोरिक्स जीन की बात करें तो अल्ट्रा बायोथोरिक्स, अब देखो अल्ट्रा बायोथोरिक्स क्या करा था? वैसे तो हमारा पोस्टीरियर पार्ट की फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ये T3 की फॉर्मेशन करा रहा है। तो हंचबैक का ग्रेडियंट इसके लिए भी जरूरी है, लेकिन अगर हंचबैक का ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हो गया तो ऑफकोर्स इसका सप्रेशन भी हो जाएगा। एक सर्टेन लेवल तक हंचबैक का ग्रेडियंट अल्ट्रा बायोथोरिक्स को चाहिए होता है। आपको पता है ना हंचबैक का ग्रेडियंट कैसे होता है? हमारा यहाँ पर हाई होता है और यहाँ पर लो होता है। सो एक लो लेवल का ग्रेडियंट चाहिए अल्ट्रा बायोथोरिक्स को अपने एक्सप्रेशन के लिए, ताकि ये क्या बना सके? T3 सेगमेंट बना सके, राइट? ओके, सो ये चीजें हमारी आपको अगर क्लियर है तो आप इसको एक बार समझ लेना, और भी अच्छे से आपको समझ में आ गया। देखो इसमें आगे भी मैंने बात करी है, सो दैट इट इज ओरिजिनली ट्रांसक्राइब्ड इन अ ब्रॉड बैंड इन द मिडिल ऑफ द एम्ब्रॉय। इसीलिए हमारा जो क्रूपल है वो ब्रॉड बैंड बना के रखता है मिडिल में। एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एंटीपीडिया इज एक्टिवेटेड बाय क्रूपल जीन। जो एंटीपीडिया है उसका एक्सप्रेशन कौन इनिशिएट करेगा? क्रूपल जीन ही करेगा। क्रूपल तो बीच में बैठा हुआ है, अभी क्रूपल क्या करेगा? यहाँ पे एंटीपीडिया का एक्सप्रेशन करा देगा, यहाँ पे अल्ट्रा बायोथोरिक्स एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मेंटेन करके रखेगा, ताकि T3 और T4 की फॉर्मेशन करे, सॉरी T2 और T3 की फॉर्मेशन करे। अल्ट्रा बायोथोरिक्स T2 की फॉर्मेशन में कोई भी इनिबिशन ना डाले, कोई भी दखलंदाजी ना डाले, और एंटीपीडिया T3 का प्रॉपर फॉर्मेशन होने दे। ठीक है, तो ये हमारे होम्योटिक सिलेक्टर जीन थे। अभी तक जो हमने सारे जीन्स पढ़े हैं उनकी कहानी को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो ड्रोसोफिला का जायगोट से एम्ब्रॉय बनने की कहानी है, उस जायगोट से एम्ब्रॉय बनने की कहानी में बहुत सारे जीन्स का खेल होता है, बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमने कहा था कि हमारे कहानी शुरू हो जाती है जायगोट के बनने से पहले से ही, oocyte से शुरू हो जाती है, क्योंकि oocyte में ही हमारे पास कुछ मैटरनल इफेक्टर जीन्स है जिनके mRNAs का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, बट उनका एक्सप्रेशन कब स्टार्ट होगा? जब वो oocyte जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है। जायगोट से प्रॉपर अडल्ट बनने के बीच में बहुत सारे जीन्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ सेगमेंट बना रहे हैं, कुछ पैरा सेगमेंट बना रहे हैं, और इन सबको हमने एक सीरीज के अंदर डिस्कस किया है अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर की सीरीज के अंदर। हमने इस टेबल के अंदर उन सारे चीजों को समराइज किया कि कौन कौन से जीन हमने पढ़े और मेनली उनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हमने देखे थे मैटरनल इफेक्टर जीन। इसके लिए हमने कहा था कि ये मदर ओवेरियन से प्रोड्यूस होते हैं और इनका एक्सप्रेशन होता है आफ्टर जायगोट। मैटरनल इफेक्टर जीन की वजह से ग्रेडियंट क्रिएट होता है, उस ग्रेडियंट की वजह से ही गैप जीन्स, जिसको हम सेगमेंटेशन और जायगोटिक जीन कह रहे हैं, उसका एक्टिवेशन होगा। उसके एक्सप्रेशन के ऊपर ही एक सीक्वेंशियल मैनर के अंदर जो बाकी की सेगमेंटेशन जीन है उनका एक्टिवेशन होता है। तो हमने कहा था कि हमारे पास 4 तरीके के मैटरनल इफेक्टर जीन होते हैं: बीकॉइड, हंचबैक, नैनोज एंड कॉडल। बीकॉइड हंचबैक जो एंटीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन कराएगा हमारे जायगोट की, एंड नैनोज कॉडल पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वही हमने कहा कि इनके ग्रेडियंट की वजह से गैप जीन का एक्टिवेशन हुआ। गैप जीन का नाम इसलिए गैप जीन रखा है क्योंकि इनके अंदर म्यूटेशन की वजह से एम्ब्रॉय के अंदर गैप इंड्यूस हो जाते हैं। मेन इसका काम क्या होता है? ट्रांजिशन कराना फ्रॉम एन एम्ब्रॉय characterized by the gradient of morphogen to an embryo with a distinct unit। यानी कि मैटरनल इफेक्टर जीन की वजह से हमें कैसा एम्ब्रॉय मिल रहा था जिसमें बीकॉइड, हंचबैक, नैनोज और कॉडल का ग्रेडियंट बना हुआ था। एक ऐसे एम्ब्रॉय का ट्रांजिशन कराना जिसमें अलग अलग डिस्टिंक्टिव यूनिट्स हैं, उसमें हमारा कौन जीन रिस्पॉन्सिबल होता है? गैप जीन। हमने कौन से गैप जीन की बात करी थी? क्रूपल, नरेप, जियांट, हंचबैक,
टेलीनेस, इनकी हमने अलग से फंक्शन और म्यूटेशन केस भी देखे थे। फिर हमने बात की कि गैप जीन्स के एक्सप्रेशन के बाद इनकी प्रोडक्ट की वजह से पेयर रूल जीन का एक्सप्रेशन होता है। पेयर रूल जीन्स जो बेसिकली पैरा सेगमेंट्स की फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पेयर रूल जीन्स की वजह से 14 पैरा सेगमेंट बनते हैं हमारे एम्ब्रॉय के अंदर। और इसके अंदर हमारे कौन कौन से जीन है? हेयरी, इवन स्किप, रंट, फुशी-टराजू, ऑड स्किप, स्लोपी पेयर और पेयर। ठीक है, जिसमें मेनली आपने क्या याद रखना है कि जो ये अपर 3 है इनको हम प्राइमरी पेयर रूल जीन्स कहते हैं, जो लोअर 4 है इनको हम लोग सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स कहते हैं। इवन स्किप के लिए हमने कहा था ये हमेशा कैसे प्रेजेंट होता है? ऑल्टरनेट बैंड में प्रेजेंट होता है। इवन वाले सेगमेंट्स में नहीं होगा, जो ओड सेगमेंट्स है उनके अंदर प्रेजेंट होगा। वही हमने फुशी-टराजू की भी बात करी। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो पेयर रूल जीन्स के प्रोडक्ट है वो सेगमेंट पोलैरिटी जीन को इंड्यूस करते हैं। सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स जिनकी वजह से सेगमेंट के अंदर एक पोलैरिटी आती है। और सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स में हमने पढ़ा विंगलेस के बारे में, क्यूबिटस इंट्रैक्टस, पैच, एनग्रेड, हेजहॉग, आर्माडिलो, जिसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि इन तीनों की वजह से जो हमारे सेगमेंट है उसको पोस्टीरियर पोलैरिटी मिलती है और इन अपर 3 की वजह से सेगमेंट को एंटीरियर पोलैरिटी मिलती है। तो लास्ट हमने आज बात करी होम्योटिक जीन की, जिसके ऊपर तो हमने डिटेल लेक्चर ही किया है, तो ऑफ कोर्स उसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है ना। सो आई होप गाइस ये लेक्चर सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मेक श्योर कि आप इस लेक्चर सीरीज का हर एक लेक्चर देखें। अगर आपको सच में पसंद आया, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।